लास्ट पार्ट बचा है, सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर रहे हैं आपका, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका कंसल्टेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले पार्ट से, ठीक है। बाकी बेसिक पार्ट आप लोग जानते ही होंगे, सॉल्यूशन आपका क्या होता है करके। तो सॉल्यूशन आपका होता है बेसिकली क्या, आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन आपका होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, तो पहला आपका टेबल आती है कितने टाइप से सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 9 आपने टाइप पढ़े होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस डिस्कस कर रहे हैं इसके फॉर्मूला आपका, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं मेन में जो आपके फॉर्मूले आप लोग देखना। तो आपका फॉर्मूला एक तो आता है बेटा मास परसेंट का, ठीक है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में होगा, जिसका भी मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एनी कंपोनेंट, तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बनता है। तो अपॉन में आता है आपका टोटल मास और ऊपर आता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मल्टीप्लाई आप करते हैं किससे बेटा, 100 से आपका, ठीक है। सेम ऐसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, कंबाइंड क्वेश्चन आपके बनते हैं मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट के। जैसे अगर आपने 10% आपको क्वेश्चन में दे रखा है W/W सॉल्यूशन, 10% W/W सॉल्यूशन। हाँ, तो इस टर्म की मीनिंग क्या होगा, इस टर्म की मीनिंग आपकी हो गई कि 10 ग्राम आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इससे आप लोग आइडिया लगाते हैं, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज में हमेशा मैक्सिमम अमाउंट जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 100 ग्राम, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, देन सेम वॉल्यूम परसेंट, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 10% V/V सॉल्यूशन, 10% V/V सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका हो गया कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट। अब हम वॉल्यूम लेंगे, अब हम मास नहीं लेंगे, क्या लेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। 10 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है किसमें, आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंट की मीनिंग होगी। और जिसका भी वॉल्यूम परसेंट निकालना है उसका मास डिवाइड बाई टोटल, सॉरी उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। हाँ, चलिए अब जो मेन आपके फॉर्मूले हैं देखना आप लोग। तो फर्स्ट आपका रहेगा मोलरिटी, मोलरिटी को किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है। जब भी मोलरिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ml में होगा तो ऊपर आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप किससे दिखाते हैं, NB से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V से। ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालने हैं, तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हो जाएगा। हाँ, अगर आपको गिवन मास और मोलर मास दे रखा है तो आप यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका रहेगा मोलरिटी का। मोलरिटी आपका क्या रहेगा, मोलरिटी का फॉर्मूला आपका रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट को बेटा किससे दिखाते हैं, सॉल्वेंट को दिखाते हैं A से, और मास को दिखाते हैं W से, तो WA, ठीक है। या 1 और 2 से भी अगर आपने पढ़ा है तो 1 से दिखाते हैं सॉल्वेंट को, 2 से दिखाते हैं सॉल्यूट को। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन फिर से उसके बाद मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है, आगे आपका राउल्ट्स लॉ हो गया या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वहाँ पर भी आएगा। तो जिसके भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किससे दिखाते हैं, जाई या काई आपने सुना होगा, तो उस कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। अगर मेरे को A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो फॉर्मूला आपका क्या बनाएगा, जाई ऑफ A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, या जाई B निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NB अपॉन Na प्लस NB। और मोल फ्रैक्शन में आपका रिलेशन क्या होता है, जाई A प्लस जाई B की वैल्यू वो ऐड करके कितनी आती है, 1। ध्यान रखना रिलेशन, अगर आपने एक वैल्यू निकाल दी है तो दूसरी वैल्यू आप सीधे 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका फॉर्मूला है नॉर्मलिटी आता है। नॉर्मलिटी में जैसे डिटेल में अगर आपने पढ़ रखा है तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला नॉर्मलिटी का रहता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1000, ठीक है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक जैसी होती है, यहाँ पर आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, देन इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड करते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और इक्विवेलेंट मास का सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है आपका मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। हाँ, तो n फैक्टर क्लास में आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, n फैक्टर की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपका आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगी, ठीक है। एक रिलेशन बेटा आपका भी आता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू आपका होता है मोलरिटी इंटू आपका n फैक्टर। अगर आपको n फैक्टर की वैल्यू मालूम है तो आप, और आपको अगर नॉर्मलिटी दे रखी है तो आप लोग मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए बेटा आगे चलते हैं। देन आपका आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा। हेनरी लॉ आपका बोलता है जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और हेनरी लॉ का रिलेशन आपका आता है P इक्वल टू क्या होता है आपका KH इंटू जाई। KH क्या होता है हेनरी कांस्टेंट, जाई क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, P क्या हो गया पार्शियल प्रेशर। और एक और फॉर्मूला आता है हेनरी लॉ का, ध्यान रखना, M इक्वल टू K इंटू P। डिजॉल्व मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। M इक्वल टू K इंटू P। तो हेनरी लॉ आपको रिलेशन दिखता है किसके बीच में, सॉलिबिलिटी और किसके बीच में, गैस और प्रेशर के बीच में, ठीक है। अच्छा ऊपर जब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे भैया, एक डेटा यहाँ पर एक लिखा भी है, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आप लोग ध्यान में रखना, आपके बोर्ड में पूछता भी है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो आपका टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वॉल्यूम कहाँ कहाँ पर आ रहा है आप लोग ये बताइए, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आ रहा है, मोलरिटी में वॉल्यूम आ रहा है, तो इनमें अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और वॉल्यूम किस में नहीं आ रहा है, क्या मोल फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं। क्या मोलरिटी में आ रहा है, नहीं। तो इनकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को। हाँ चलिए, तो उसके बाद हेनरी लॉ के बाद बेटा आपका राउस लॉ आता है। राउस लॉ आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वेबर प्रेशर के आपका बाद आता है। तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, तो राउस लॉ आप लोग पढ़ते हैं भैया। राउस लॉ आपसे बोलता है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर को किसे दिखाते हैं, PAC। वो इक्वल होता है किसके, उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म के वेबर प्रेशर किसे दिखाते हैं, P0AC मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन किसे दिखाते हैं, जाई AC। तो ये राउस लॉ की थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके प्योर फॉर्म हम जानते हैं ना, हाँ, जब हम बस उस सॉल्वेंट को गर्म कर रहे हैं उसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक डब्बे में वाटर लिया तो वाटर को ही गर्म करा, वाटर का ही प्रेशर बनेगा, तो वो होगा प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर मैंने वाटर के साथ नमक मिला दिया तो अब आपका वाटर का प्योर प्रेशर नहीं आएगा, अब आपका सॉल्यूशन बन गया है। तो P0A में बस वाटर होगा। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं P और PB और दोनों आपके वॉलेटाइल हैं तो PA इक्वल टू P0A इंटू जाई और PB इक्वल टू P0B इंटू जाई भी। ध्यान देगा, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है तो बेटा कैसे निकालेंगे, PA प्लस PB दोनों को जोड़ देंगे। PA की वैल्यू क्या होती है, P0A इंटू जाई, PB की वैल्यू क्या होती है, P0B इंटू जाई भी, ठीक है। और जाई और जाई में रिलेशन क्या होता है, जाई प्लस जाई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे चलिए देन आपके भी बेटा ये दो टाइप आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो राउस लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके दो पॉइंट भी आपने क्लास में पढ़े होंगे। जिनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, 0, जिनके लिए डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, 0, वो आपका क्या होते हैं, राउस लॉ में, ठीक है। और जिनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 0 नहीं होती है या वॉल्यूम चेंज की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन बेटा कौन होंगे, ध्यान रखना, जहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, लिक्विड्स के बीच में, वो लगभग एक जैसा होता है। सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लगभग बराबर होगा, किसके बीच में, AB के बीच में। आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछता भी है कि इनमें से कौन सा आइडियल होगा, तो वो सॉल्यूशन आइडियल होते हैं जिनका साइज लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए बेंजीन प्लस टॉल्वीन, तो आपने अगर बेंजीन और टॉल्वीन देखा है तो बेंजीन और टॉल्वीन का साइज क्या एक जैसा है, नहीं है, एक जैसा ही है, बस टॉल्वीन में H हटके क्या आता है, CH3, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो गया और ये आपका टॉल्वीन हो गया। क्या दोनों का साइज एक जैसा है, नहीं है, आप लोग खुद देखिए, बेंजीन और टॉल्वीन का साइज एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा साइज में हल्का सा चेंज है। तो जहाँ साइज लगभग एक जैसा होगा, जैसे N हेक्सेन और N हेप्टेन, दोनों में एक कार्बन का डिफरेंस है और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जहाँ साइज लगभग सिमिलर होगा वो आपका बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपका दो टाइप का, कौन कौन से, अगर राउस लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो दो केस बनेंगे, या वैल्यू ज़्यादा होगी या वैल्यू कम होगी। तो आपके दो टाइप बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्लास में आपने पढ़े भी होंगे। पॉजिटिव डेविएशन में आपका वैल्यू रहेगी हमेशा ग्रेटर, PA की वैल्यू ग्रेटर देन P0 इंटू जाई, PB की वैल्यू ग्रेटर देन P0B इंटू जाई भी, नेगेटिव में लेस देन होगा, ठीक है। डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव। और बेटा दो एग्जाम्पल पक्का याद करना, किसके, पॉजिटिव और नेगेटिव के, जो आपकी NCERT में दे रखे हैं वही आपको याद भी करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिटिव के एग्जाम्पल जो आपके उसमें दे रखे हैं, तो जैसे आपका हो गया एसीटोन प्लस एल्कोहल, ठीक है, हाँ। और जैसे आपका हो गया एसीटोन प्लस आपका बेंजीन, ये आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो गए। नेगेटिव में आपका जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड, एसीटोन और आपका क्लोरोफॉर्म। तो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है आपका एजोट्रॉप्स।
एजोट्रॉप्स भी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ गया है। तो एजोट्रॉप्स आप उन खास मिक्सचर्स को बोलते हैं जिनका कंपोजिशन क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, लिक्विड और वेपर फेज में दोनों आपका क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उन खास तरीके के मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप्स। ठीक है, हो गया। हाँ, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होता है। और एजोट्रॉप्स आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में कौन आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स में कौन आते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना, पॉजिटिव से मैक्सिमम से नेगेटिव वाला उल्टा, और मिनिमम से पॉजिटिव वाला। ठीक है, एजोट्रॉप्स के दो एग्जांपल भी आप लोग ध्यान रखना, एक आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, एक आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जो लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में जिनका कंपोजिशन क्या रहता है, सेम, जो बिहेव करते हैं एज अ प्योर सॉल्वेंट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, जितना इनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वेपर बनने के बाद, उतना ही कंपोजिशन गैसेस फेज में भी रहेगा। ठीक है, उन खास तरीके के मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक हो गया। चलिए बेटा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक हो गया। हाँ, तो नेचर से मतलब नहीं उसे कि वो आपका ग्लूकोज है, वो आपका यूरिया है, ठीक है, वो बस डिपेंड करती है मोल्स पर। और चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार की चार डिस्कस कर भी रखी है, इनके फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी ए बोलो या फिर आपका पी एस बोलो, सॉल्यूशन का प्रेशर, अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाइबी। ठीक हो गया। पी नॉट ए किसका प्रेशर हो गया, सॉल्वेंट का, पी ए या पी एस किसका हो गया, सॉल्यूशन का, डिवाइड बाय पी नॉट ए किसका हो गया, सॉल्वेंट का, इक्वल टू जाइबी। जाइबी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जाइबी को अगर खोलेंगे तो किस में खोलेंगे आप लोग, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है। और अगर आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो एन बी को आप लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, फिर हो गया आपका एन बी अपॉन एन ए। और यहाँ से एन बी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है। हाँ, तो सारी वैल्यू रखकर आप लोग एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। चार की चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग मोलर मास निकालना सीखते हैं, ध्यान रखना, एम बी एम बी एम बी एम बी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी होगी आपने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, के बी इंटू एम। एम क्या होता है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। ठीक है। हाँ, सारी वैल्यू रखकर आप एम बी को सेट कर लीजिए, और एम बी इक्वल टू आपका इतना आ गया। के बी क्या होता है, के बी होता है बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, आगे फॉर्मूला भी लिखा है, मोलर मास पर, आर गैस कांस्टेंट पर, टी बी बॉइलिंग पॉइंट पर, और आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट, किससे दिखाते हैं, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, एम वही आपका मोलैलिटी, सारे फॉर्मूले रखेंगे, और एम बी का मोलर मास हम निकालेंगे। अच्छा, डेल्टा टी बी दो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कौन कौन सा, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये ध्यान रखना। और डेल्टा टी एफ दो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कौन सा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, सॉल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसका, सॉल्वेंट का, तो टी बी माइनस टी नॉट भी आता है। और जब फ्रीजिंग की बात, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है, सॉल्वेंट का, फ्रीजिंग पॉइंट लो किसका होता है, सॉल्यूशन का। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपका बनता है पाई इक्वल टू सी आर टी। सी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम आप लोग देख पा रहे होंगे। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से फिर से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर हमें मास निकालना है किसका, प्रोटीन का, या फिर हमें निकालना है पॉलीमर का। ठीक है, इनके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया बेटा। हाँ, उसके बाद अगर दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक का ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। जिसका कम है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। ठीक है, ध्यान देगा। और एक टॉपिक इसमें आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का हम यूज़ करते हैं फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, होगा आप लोगों से। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वॉन डॉफ फैक्टर। तो वॉन डॉफ फैक्टर आपको बताता है एबनॉर्मल मोलर मास में आपका आता है। ठीक है, तो वॉन डॉफ फैक्टर के आपके तीन फॉर्मूले बेसिकली आपका आते हैं, आई इक्वल टू, ये आप लोग ध्यान में रखना, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलर मास, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और फॉर्मूला आपका बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ध्यान रहेगा। हाँ,
अब आप देख पा रहे होंगे भैया मोलर मास में नॉर्मल ऊपर है और ऑब्जर्व नीचे है, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व ऊपर है नॉर्मल नीचे है। क्यों? क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, नहीं है? तो अगर मोलर मास में ऊपर आ रहा है नॉर्मल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नीचे आ रहा है नॉर्मल, क्योंकि दोनों इनवर्स है। ठीक है। आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो आपका क्या होता है? डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 से कम होती है तो आपका क्या होता है? एसोसिएशन। आई की वैल्यू अगर ए है तो आपका ना डिसोसिएशन होता है ना एसोसिएशन होता है। ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। तो अब क्या हमारा पुराना फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो वैलिड है? नहीं। उन सारे फॉर्मूले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। अगर आपको दिया रखा है डिसोसिएशन, एसोसिएशन, या आपको सॉल्यूट दे रखा है KCl, NaCl, डायमंड बन रहा है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। और अगर सॉल्यूट ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है तो आई की वैल्यू आप लोग इस केस में क्या रखेंगे बेटा? 1। ठीक है, हो जाएगा। बाकी लास्ट में आपके कुछ 4 ग्राफ आते हैं, ये ग्राफ आपने पढ़े भी होंगे। तो ये ग्राफ आपका आता है आइडियल सॉल्यूशन का, आप लोग देख भी लेना, एग्जाम में भी पूछता है। ये पॉजिटिव डेविएशन का है, ये नेगेटिव डेविएशन का है। ये ग्राफ आपका आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, और ये आपका आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, हो जाएगा। तो इतने सारे आपके फॉर्मूले रहेंगे किसमें? सॉल्यूशन में। तब आप हाँ, वीडियो बनाई नहीं। और एक लास्ट रिलेशन बेटा आपका आता है किसके बीच में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बीच में। हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वांटा फैक्टर आई, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है? अल्फा इक्वल टू होता है बेटा I-1/n-1। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और दूसरा डिग्री, ये होता है आपका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और किसके बीच में बेटा? वांटा फैक्टर के बीच में। और दूसरा आपका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा और वांटा फैक्टर के बीच में। और ये क्या होता है? अल्फा इक्वल टू I-1/1/n-1। ठीक है, ये आपका होता है एसोसिएशन के केस में। तो डिसोसिएशन में आपका क्या आता है? n इक्वल टू क्या होता है? कितने मोल्स में टूट रहा है। जैसे मैंने NaCl लिया, तो NaCl के टूटने के बाद कितने मोल्स मिलते हैं? 2। ठीक है। हाँ, CaCl2 के कितने मोल्स मिलते हैं? 3। और एसोसिएशन में आपको होता है कितने में जुड़ा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे डायमर, तो डायमर मीन्स कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए? 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। ट्राइमर मीन्स कितने मॉलिक्यूल मिल गए? 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है। हाँ, और लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C∝2/1 - अल्फा। तो C∝2/1 - अल्फा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। हाँ, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग देखना। ठीक है, लास्ट में अल्फा और आई का रिलेशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका इन टर्म्स ऑफ वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है, वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से कम में आपका क्या रहेगी? ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी मदद से मोलर मास निकलना। ठीक है बेटा। हाँ, देन आपका फॉर्मूला, देन आइडियल और नॉन आइडियल की कंडीशन, इनके 2 एग्जाम्पल। ठीक है, एजोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेनरी लॉ, राउस लॉ, और कंसंट्रेशन के भैया जितने टर्म पढ़े थे उनके फॉर्मूले। तो ये आपके ओवरऑल फॉर्मूला कंप्लीट होता है किसके? फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की। ठीक है, चलिए, ओके, गुड लक।